महाराष्ट्र के चुनावी रण में बहुत कुछ दांव पर है। जहां एक तरफ राज ठाकरे के लिए करो या मरो की स्थिति है, वहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना किसकी है, उसे साबित करना है। साल 2022 में शिवसेना में टूट के बाद ये पहली बार है जब शिवसेना के दोनों गुट उद्धव और शिंदे विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों गुट 13 लोकसभा सीटों पर आमने सामने थे, जिनमें 7 पर उद्धव सेना ने बाजी मारी थी, जबकि 6 सीटों पर शिंदे की सेना ने। लेकिन इस बार मुकाबला 49 सीटों पर है, जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, और यही 49 सीटें हैं जो दोनों नेताओं की किस्मत तय करेंगी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में उन 49 सीटों का विश्लेषण जिनसे तय होगा उद्धव और शिंदे की किस्मत। इसके साथ ही राज ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा की जाएगी। पहले शिवसेना के दोनों धड़ों पर बात कर लेते हैं। दरअसल शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच जिन 49 सीटों पर सीधा मुकाबला है, उनमें मराठवाड़ा और कोंकण की 8 सीटें शामिल हैं, जहां ये दोनों आमने सामने हैं। इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 19 सीटों पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया को शिवसेना की कोर बेल्ट माना जाता है। इन 19 में से 12 मुंबई रीजन में हैं। वहीं नॉर्थ महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के बीच 4 सीटों के बीच मुकाबला है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शिवसेना के बीच सबसे भयंकर मुकाबला मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में देखने को मिलने की उम्मीद है। इनमें से एक है ठाणे की कोपरी पंचपखड़ी सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में हैं। कोपरी पंचपखड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे का मुकाबला अपने गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे से है। इसके अलावा वर्ली विधानसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। यहाँ उनका मुकाबला शिवसेना के मिलिंद देवड़ा से है, जो हाल ही में कांग्रेस से शिवसेना में एकनाथ शिंदे वाली गुट में शामिल हुए थे। वहीं माहिम सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां से शिवसेना के सीनियर नेता सदा स्वर्णकार के खिलाफ उद्धव गुट के महेश सावंत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए मुंबई बड़ा चैलेंज है। यहाँ लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 3 में से सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिंदे गुट ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट सिर्फ 48 वोटों से जीती थी। वहीं कोंकण क्षेत्र में यूबीटी को बड़ा नुकसान हुआ था। यहां पार्टी खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई थी और 5 सीट हार गई थी। कोंकण की कुदाल विधानसभा सीट से शिवसेना टिकट पर नीलेश राणे चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला यूबीटी के वैभव नायक से है और दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। कोंकण रीजन की रत्नागिरी और राजापुर सीट पर उदय सामंत और उनके भाई किरण चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला यूबीटी के बालमाने और राजन सालवी से है। सावंतवाड़ी में दीपक केसरकर को यूबीटी के राजन तेली चुनौती दे रहे हैं। मराठवाड़ा में अब्दुल सत्तार, संजय सिरसाट और संतोष बांगर का मुकाबला यूबीटी के प्रत्याशियों से है। विदर्भ में पारंडा सीट पर तानाजी सावंत का मुकाबला यूबीटी के राहुल पाटिल और दिघरास सीट पर संजय राठौड़ का मुकाबला यूबीटी के पवन जायसवाल से है। ये तो रहा दोनों गुट शिवसेना, असली शिवसेना किसकी है, जिन 49 सीटों का विश्लेषण। इन दोनों पार्टियों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे बड़ी नज़र रहने वाली है, वो है राज ठाकरे पर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लिए महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। महाराष्ट्र के मुद्दों की राजनीति करने के लिए पहचाने जाने वाले राज ठाकरे को अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में मनसे का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। राज ठाकरे ने इस चुनाव में अपने बेटे अमित ठाकरे को भी मैदान में उतारा है, यानी विरासत को आगे बढ़ाने में भी ये चुनाव परिणाम बड़ी भूमिका निभाएगा। कुछ दिन पहले तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मनसे का महायुति के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन अंत वक्त तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन इसके पीछे कोई और कारण था। इसी साल राज ठाकरे को इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाई, पार्टी के लिए प्रचार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी शेयर किया। हाल ही में एक मराठी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना के अलावा एकमात्र राजनीतिक दल जिसके साथ मेरा रिश्ता था वह बीजेपी है। एक वक्त था जब राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन बाद में वह मोदी और बीजेपी के आलोचक बन गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तो राज ठाकरे ने
कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के उम्मीदवारों की रैलियां भी की थी, लेकिन कांग्रेस एनसीपी को इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। ये जगजाहिर है कि राज ठाकरे मराठी मानूस से आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते तक पहुंचे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने महाराष्ट्र में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का आह्वान करने की अपील की थी। राज ठाकरे ने हिंदू समुदाय और अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था कि वे हनुमान चालीसा बजाएं। राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। इसलिए जब शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आई तो राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। राज ठाकरे की अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से सियासी लड़ाई साफ नजर आती है। इस विधानसभा चुनाव में एक सवाल ये भी है कि राज ठाकरे के द्वारा चुनाव मैदान में उतरने से क्या उद्धव ठाकरे को मराठी वोटों को लेकर कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से भी शिवसेना को काफ़ी राजनीतिक नुकसान हो चुका है। राज ठाकरे ने पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में नाकों को टोल फ्री करने को लेकर आवाज़ उठाई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब एकनाथ शिंदे की सरकार ने इसका ऐलान किया तो इससे मनसे की छवि बदली है। टोल फीस हटाने की वकालत करने वाले लोगों के बीच मनसे की छवि आम आदमी के समर्थक वाली बनी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि माहीम विधानसभा सीट से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारकर राज ठाकरे ने नई शुरुआत की पहल की है। अमित ठाकरे का मुकाबला एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायक सदा सरवड़कर और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत से है। राज ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को जिंदा रखने के साथ ही अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की भी है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि राज ठाकरे बीजेपी के नज़दीक इसलिए गए हैं क्योंकि वह अपने बेटे का राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो इनमें से किसकी किस्मत खोलते हैं और किसकी किस्मत पर ताला लगता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।